ट्वेल्थ चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका। इसमें आज 6 पार्ट है चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका मैंने 2 स्थितियां बताई हैं, पहली एक अक्षीय स्थिति, दूसरी है निरक्षीय स्थिति। तो ये सेकेंड पार्ट है। निरक्षीय स्थिति लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे लिख दीजिए निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, यहाँ से ले लेता हूँ -q और +q आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं, वह अल्प दूरी होती है 2l, अल्प दूरी पर रखे जाए तो यह पूरा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस l होगी और ये वाली डिस्टेंस l होगी। ठीक है, अब अक्षीय स्थिति मतलब इसके अक्ष पर जो होगी, निरक्षीय मतलब इसके ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जो पॉइंट होगा वही निरक्षीय स्थिति होगी। तो उसी निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वैद्युत द्विध्रुव में किससे मिलकर बना है? आवेश से मिलकर बना है, और आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र होगा तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, तो हमने निरक्षीय स्थिति मान ली है, यहाँ पर बिंदु P है, मैंने लिखा हुआ है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? अब P पर -q के कारण कुछ तीव्रता लगेगी और कुछ +q के कारण तीव्रता लगेगी। तो जब P पर ये E है, E1 मान लिया मैंने, -q के कारण जो तीव्रता लग रही है वो E1 लग रही है, और माइनस के कारण तीव्रता किधर लगेगी? उसकी डायरेक्शन E1 ये होगी। ठीक है, +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, E2। ठीक है, ये E1 किसके कारण लग रही है? -q के कारण, और E2 किसके कारण लग रही है? +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको ये पहले ही फर्स्ट डेरिवेशन बताया गया था इस चैप्टर में कि अगर कोई q आवेश रखा हुआ है इस किसी बिंदु पर, और इस बिंदु से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 k q/r²। ठीक है, q/r²। वही सेम चीज़ यहाँ भी है। देखिए ये -q है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, और ये +q है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कहाँ पर? बिंदु P पर। ठीक है, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें P पर निकालनी है। तो -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर E1 मान ली, और +q के कारण E2 मान ली। डायरेक्शन पहले बता चुके हैं, माइनस के कारण किधर होती है? अंदर की ओर, और प्लस के कारण बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये फिगर इसका कंप्लीट हो गया। अब इस देखिए E2 ये डायरेक्शन है, E1 की ये डायरेक्शन है, मैंने इसको अलग बना लिया है। अब हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालने के लिए पहले हम E1 को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटकों में वियोजित करेंगे। तो आपको ये पहले से पता होगा कि जो E1 है इसके पास वाला जो घटक होगा वो cos थीटा होगा, E1 cos थीटा, और दूर वाला जो घटक होता है वो E1 sin थीटा होगा। ये एंगल थीटा अगर है तो। ठीक है, एंगल थीटा मान लिया। ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक होगा, ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, दोनों कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। अब E2 को डिवाइड करेंगे, E2 को जब डिवाइड करेंगे तो E2 के साथ ये एंगल अगर थीटा है तो इसका भी जो क्षैतिज घटक आएगा E2 cos थीटा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और E2 sin थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अलग से साइड में बना लेना है फिगर। अब देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो परिणामी तीव्रता आएगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है,
अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे, मैं बोल रहा हूँ आप खुद लिख लीजिए कि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब अपोजिट साइड में है वेक्टर और ये इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर निकलेगी। योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते, एक ही डायरेक्शन है तो योग कर देंगे। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता E बराबर आ गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बना के यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे E1 और E2 की वैल्यू कितनी आती है। इसके लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब देखिए अगर माइनस Q के कारण हम लोग तीव्रता निकालेंगे, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण कितनी लग रही है? देखिए डायरेक्शन में माइनस Q के कारण कौन सी बानी है मैंने, ये वाली E1। ठीक है, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, आप देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, Q से P की डिस्टेंस कितनी है। देखिए ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस R है। ठीक है, बिंदु O से जो P की डिस्टेंस है ये R मानी है और बिंदु Q से O की डिस्टेंस, माइनस Q से O की डिस्टेंस कितनी है, L है। तो इसकी जब डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। ठीक है, ये एंगल थीटा मानना है, ये एंगल भी थीटा मानना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गई आपकी रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट का और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है, R डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की होती है? जहाँ पे आवेश रखा है और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लीजिए आवेश Q रखा है और इस Q से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। सेम वही चीज़ यहाँ भी है। देखिए यहाँ Q है और यहाँ P है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर होता है। तो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस Q के कारण निकालेंगे। ठीक है, माइनस Q के कारण तो निकाल लिया, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सेम इसी तरह से तो मैंने लिखा है प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आ जाएगी E2 कितना आएगा? सेम वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, क्योंकि आवेश तो दोनों सेम है, माइनस Q प्लस Q परिणाम रखा जाता है यहाँ पे केवल, तो Q अपॉन रूट का R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो ये भी वही आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट का। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस यहाँ पे रखी जाती है। ये दोनों E1 और E2 की वैल्यू आ गई आपकी। अब E1 व E2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। E1 व E2 की वैल्यू का मान 1 में रखने पर, आप पूरा लिख लीजिएगा सही से, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब 1 में रख देंगे तो हमारा परिणामी तीव्रता E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस E2 की वैल्यू रखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए इसमें से ये सारी चीज़ें कॉमन कर लेते हैं, अंदर 2 cos थीटा बचेगा, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं E इक्वल टू कॉमन करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, रूट का Q अपॉन रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कॉमन करके यहाँ पे क्या रख देंगे? अंदर 2 cos थीटा, क्योंकि अंदर कितना बचेगा? जब इसको और इसको कॉमन कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाहर आ गया। इसका होल स्क्वायर भी था, ये रखना भूल गया हूँ, ये भी ध्यान रखिए। सॉरी, ये हो गया। यहाँ तक आपकी वैल्यू सॉल्व हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आगे? यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। किसी भी संख्या का अगर हम लोग रूट के अंदर संख्या लिखिए उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 cos थीटा
टू कॉस थीटा। अब हमारा काम होगा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, ये एंगल थीटा है, देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस रूट का एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। और अगर इस एंगल की बात करें तो इसके लिए आधार ये है, तो आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आधार बट्टे कर्ण। तो अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो आधार है एल और कर्ण कितना है? रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहीं पे इसी इक्वेशन में। तो ई की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और रूट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर हो जाएगा, इंटू में कॉस थीटा की जगह रखेंगे एल अपॉन रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो सबको पता होगा रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1 लगी है और मल्टीप्लाई में अगर बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ जाएगा 3/2। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपॉन में पावर है। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए फिर से वही जो हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया था कि आर और यल में काफ़ी अंतर है। एल जो है बहुत छोटा है किसकी कंपैरिजन में? आर की कंपैरिजन में। तो यल स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी, इसलिए यल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे यल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर या छोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर अगर हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू एल अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्यू एल अपॉन आर क्यूब। अब देखिए आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ये हेडिंग आपने नोट कर ली होगी और थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए आप। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था? P इक्वल टू कितना होता था? 2 × 2QL। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? QL लिखा हुआ। अगर यहाँ से 2 आ जाए तो हम इसकी जगह पे 2QL की जगह पे P पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, सेम चीज़ से कर सकते हैं। तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इसकी जगह रख देंगे P। ठीक है, और 2R स्क्वायर, क्योंकि 2QL किसके बराबर होता है? 2R क्यूब। सॉरी, जरा इसको बंद कर। एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन 2R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए जब डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे 2 cos थीटा लिखा हुआ था, ये 2 लिखना मैं भूल गया हूँ। इसको यहाँ पे आप 2 और इंक्लूड कर लीजिए, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में साथ में चला आएगा 2QL। ठीक है, जब ये 2 आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, P अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू आ गई। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब। एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड लग रहा होगा, मैं एक बार रिपीट करे दे रहा हूँ। एक वैद्युत द्विध्रुव है, -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होता है। इनके बीच की दूरी 2L है और इसका मिड पॉइंट O है। O से लंबवत स्थिति में बिंदु P है जो O से R दूरी पर स्थित है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। जिसको समझनी है एक बार और समझ ले। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, -Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी वो क्या है? E1 और +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा, माइनस के कारण अंदर की ओर होता है, प्लस के कारण बाहर की ओर होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता E निकालेंगे तो दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगी, क्योंकि साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कॉस थीटा बचेंगे। फिर E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। -Q के बाद +Q के कारण E2 निकाला तो ये आई। दोनों का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखा, सॉल्व किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर 2 cos थीटा बचा। cos थीटा की वैल्यू रखी L अपॉन रूट का
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये वैल्यू रखी यहाँ पे कॉस थीटा की जगह, तो ये 2 लिखना भूल गया था, वो 2 और लिख लीजिए। जब ये 2 लिखेंगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4πε0 2ql आर स्क्वायर प्लस आर यल स्क्वायर की पावर 3/2। पावर 3/2 समझ में आ गई होगी। 1 ये है, 1/2 ये है, ये हो गई 3/2। यहाँ यल स्क्वायर, यल की वैल्यू छोटी है आर की तुलना में, इसलिए यल स्क्वायर और छोटा होगा एल स्क्वायर को छोड़ने पर। जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यल स्क्वायर हटा देंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ गया यहाँ पे 1/4πε0 आर क्यूब आ गया। अब 2ql की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं p, तो यहाँ से हो गया p, यहाँ से कितना आ गया 2ql की जगह रख दिया मैंने p, तो E = 1/4πε0 के p/r³। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आ गई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु p पर। ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन हो गया। अब इस चैप्टर में एक डेरिवेशन और बाकी, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। शुरू करो। ये फर्स्ट वीडियो मैंने बोर्ड पे सामने आके बनाई है आप लोगों की। ठीक है, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हूँ इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आगे की क्लासें इसी तरह से मैं अब कोशिश करूँगा कि बोर्ड पे समझा के दूँ या कॉपी में समझाऊँ। आप लोग ये कमेंट करके बता देना कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, बोर्ड वाला या कॉपी वाला। अगर बोर्ड पे समझ में आ रहा है तो बोर्ड पे ही अगली क्लासें आपकी होंगी। थैंक यू।